नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी की 6 कंपनियों को सेबी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। इन नोटिस में कंपनियों से शेयर बाजार में लिस्टिंग के नियमों के उल्लंघन को लेकर सवाल किया गया है। गुरुवार को गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने कहा है कि उसे 31 मार्च को समाप्त तिमाही में 2 कारण बताओ नोटिस मिले हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पावर, अडानी वेलमर और अडानी टोटल गैस ने भी अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की इसकी जानकारी दी है। अडानी समूह की इन कंपनियों को सेबी की ओर से जारी ये नोटिस अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के बाद जारी किए गए हैं। रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले में मीडिया में चल रही खबरों पर तेलंगाना पुलिस ने बयान जारी किया है। तेलंगाना पुलिस के डीजीपी का कहना है इस मामले में पहले आई क्लोजर रिपोर्ट पर आगे जांच की जाएगी। पहले हुई जांच पर रोहित वेमुला की मां और उनके करीबियों के सवाल उठाए जाने पर तेलंगाना पुलिस ने यह फैसला लिया है। शुक्रवार को कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि तेलंगाना पुलिस ने रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें सभी अभियुक्तों को क्लीन चिट दे दी गई है। तेलंगाना पुलिस की जांच में पाया गया कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे और उनकी मां ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था। अब इस क्लोजर रिपोर्ट पर तेलंगाना पुलिस का बयान आया है और कहा है कि क्लोजर रिपोर्ट पर आगे जांच की जाएगी। रोहित वेमुला के भाई वेमुला राजा ने कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने रोहित वेमुला मामले में न्याय दिलाने और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। रोहित वेमुला के भाई राजा ने समाचार एजेंसी एनआई से कहा कि क्लोजर रिपोर्ट जमा करने के बाद डीजीपी ने खुद बयान दिया है कि मामले की दोबारा जांच की जाएगी और इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका भी डाली जाएगी। हमने सीएम को ज्ञापन दिया है और उन्होंने रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। वेमुला राजा ने कहा कि कांग्रेस सरकार इस मामले की जांच करेगी और हमें भरोसा है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। भाजपा मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है। इसके नेता लगातार इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में उसकी सहयोगी टीडीपी इसके पक्ष में है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिमों को मिल रहे आरक्षण का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में सत्ता में आती है तो वो मुसलमानों को मिल रहे 4% आरक्षण को बरकरार रखेगी। सूरत इंदौर के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। ओडिशा के पुरी में कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मोहंती ने आरोप लगाया है कि पार्टी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रही है। पार्टी फंडिंग के बिना चुनावी कैंपेन करना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। टिकट लौटा रही हूं। बता दें कि यहां से समित पात्रा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। देश में हर रोज पत्रकारिता की जो दशा दिखती है और जिसे लोग महसूस करते हैं उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है। पत्रकारिता की आज़ादी चिंताजनक स्तर पर है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया भर के देशों की सूची में हम लगातार निचले स्तर पर हैं। सूचकांक में भारत पाकिस्तान से भी नीचे है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। 2023 की सूची में भारत 161वें स्थान पर था। इस रैंकिंग में पाकिस्तान भारत से 7 पायदान ऊपर 152वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को झारखंड के पलामू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। कांग्रेस को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया में जाकर रोती थी, मगर आज पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर रो रहा है। वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। हैदराबाद पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के माधवी लता और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन नेताओं पर चुनाव प्रचार में नाबालिगों को शामिल करने का आरोप है। तेलंगाना प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक शिकायत दी थी। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए अमेठी और रायबरेली एक ही हैं। दरअसल बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि हार के डर की वजह से राहुल गांधी अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री के लिए अमेठी और रायबरेली अलग अलग होगा। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए अमेठी और रायबरेली एक ही हैं। राहुल गांधी के दिल में अमेठी और रायबरेली के लिए बराबर सम्मान और प्यार है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राजनाथ सिंह गाजियाबाद से लखनऊ गए, पार्टी का आदेश हुआ है, इसलिए राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनकी मां की विरासत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक या भारत में चुनावों में
कोई मोदी फैक्टर नहीं है। लोग अब देख रहे हैं कि मोदी वादों को लागू नहीं करते हैं। देश आर्थिक प्रगति नहीं कर रहा है। गरीबों, किसानों और महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि मोदी इस बारे में कुछ नहीं बोलते कि उन्होंने इस सब के बारे में क्या किया है। वो निराश हो गए हैं और तरह तरह के बयान दे रहे हैं। वो कांग्रेस द्वारा ओबीसी और SC ST को मिलने वाले आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं। वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वोट की खातिर किसी को भी इस स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। शीर्ष ओलंपिक पहलवानों ने चुनावों में ब्रजभूषण के बेटे को उतारने के लिए बीजेपी की आलोचना की है। 2016 रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा कि देश की बेटियां हार गईं, ब्रजभूषण जीत गया। अपने बेटे को चुनाव टिकट देकर उन्होंने देश की लाखों बेटियों की आकांक्षाओं को चकनाचूर कर दिया है। बजरंग पूनिया ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि मेडल जीतने वाली बेटियां सड़कों पर घसीटी जाएंगी और उनका यौन शोषण करने वाले के बेटे को टिकट देकर सम्मानित किया जाएगा। सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में कनाडा पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। निज्जर की हत्या मामले के बाद से भारत और कनाडा के बीच नए सिरे से एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया था और साथ ही कहा था कि उनके पास इसके लिए भरोसेमंद सबूत हैं। हालांकि भारत ने इन आरोपों का खंडन किया था। हालांकि अब 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 3 लोगों में 22 साल के करण बरार, 22 साल के ही कमलप्रीत सिंह और 28 साल के करणप्रीत सिंह शामिल हैं। अदालत के रिकॉर्ड्स के मुताबिक तीनों पर हत्या के साथ साथ हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने भारत और जापान को जेनोफोबिक देश कहा था। जेनोफोबिक यानी ऐसे देश जो अप्रवासियों को अपने देश में कतई नहीं चाहते या उनसे डर का माहौल पैदा किया जाता है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा से एक अनोखा देश रहा है। असलियत में मैं कहूँगा कि दुनिया के इतिहास में ये एक ऐसा समाज रहा है जो बहुत खुला हुआ है। तरह तरह के समाजों से अलग अलग लोग भारत आते हैं। जयशंकर ने भारत के नए नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र करते हुए बताया कि भारत कैसे लोगों का स्वागत कर रहा है। हमास ने पुष्टि की है कि गजा में संघर्ष विराम से जुड़ी वार्ता दोबारा शुरू करने के लिए उसका प्रतिनिधिमंडल शनिवार को काहिरा जाएगा। इजराइल ने 40 दिन के लिए संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव दिया है। विदेशी मध्यस्थ इजराइल के इस प्रस्ताव पर हमास के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि इजराइल ने हमास को प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि गजा युद्ध विराम के लिए हमास ही एकमात्र रुकावट है। ब्लिंकन ने शुक्रवार देर रात कहा कि हम ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या वो वास्तव में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर जवाब के लिए हाँ कर सकते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।